नमस्कार, मैं प्रोफेसर संजय। आज की कक्षा में हम बातचीत करने वाले हैं समास। इससे पहले अगर आपने समास पढ़े हैं, यदि आपने नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो में आपको इतनी गहनता, आपको इतनी सरलता के साथ समझाया जाएगा कि आपको ज़िंदगी में कभी भी समास नहीं भूलेंगे। हम जिस रट्टा पद्धति को अपनाते हैं, उसका थोड़ा सा आपने परित्याग कर देना है और समझने का प्रयास करना है। बस कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, ये मैं आपको हाथों पर याद करवा सकता हूँ। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर कोई भी पॉइंट आकर यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसे जो समास होता है, ये दो शब्द सम एवं आज से बना है। सम का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, विस्तार। आज का अर्थ होता है कथन। के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसको विस्तार दिया जाता है। समास का अर्थ ही यही होता है, विस्तार देना। समास अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। समस्त पद, जिसको हम बोलते हैं समासिक पद, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। जैसे समास का यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। उदाहरण यहाँ पे दिया है, नील कमल है, नीला का विग्रह है नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। अब देखो, इसमें जो अब समझने वाली अब पॉइंट है कि जो समास है, दोस्तों यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है। समास मुख्यतः आप दो भागों में देखते हैं। इसमें एक पूर्व पद प्रधान रहता है और एक उत्तर पद प्रधान रहता है। पूर्व पद प्रधान की बात करें तो सिर्फ अव्ययीभाव होता है। ये याद रखना है, पूर्व पद प्रधान कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है बच्चे? तत्पुरुष के अंतर्गत आता है कर्मधारय। और आपको याद रखना है, जो दिगु है ना, अरे वही दिगु है जो संख्या वाला है। हम समझेंगे आसानी से। ये तीनों जो हैं उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब ये पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान क्या है, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल आप इसको, है ना, ऐसे रख लो कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होता है। और जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई भी प्रधान नहीं होता है, अर्थात तीसरा अर्थ कोई प्रधान बन जाता है, उसको बहुब्रीहि कहते हैं। यहां से ये इसलिए करवा रहा हूं परिभाषाएं, ताकि यहां से भी सवाल उठाए जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा देख लीजिएगा, वहां से सवाल समास से आए हुए हैं। अगर पढ़ना ही है तो थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं ना, समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे यहाँ पर हमने राजा पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, ये जो राजा है ना, इसको हम पूर्व पद बोलते हैं और पुत्र क्या है, यहाँ पे उत्तर पद बोलते हैं। जो आगे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं और लास्ट वाला जो होता है उसको हम उत्तर पद बोलते हैं। अब चलते हैं पहले समास को, जहां से हमारी ट्रिक आरंभ होती है। आपको कुछ एक शब्द याद रखने पड़ेंगे। मैंने बोला कि अव्ययीभाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात जो पहला पद होता है,
जो समास होता है वो मुख्यतः आप उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन शब्द है। जब इसका विग्रह किया गया है तो प्रत्येक दिन बन गया, मतलब दो भागों में ये बंट गया है। तो ये जो प्रत्येक है ना, यहाँ पे प्रत्येक जो है वो आपको पता है पूर्व है, और दिन जो है वो उत्तर पद है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जब पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो, तो आपको याद रखना है वो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। अब पहचान क्या है, यही शब्द आपको याद रखने हैं। जहाँ पे पहले जो वर्ण होता है उसमें अनुआय या आय, प्रति, भर, यथा, यावत और हर, ये शब्द अगर आपको दिखाई देते, ये सभी रट्टा मारने पड़ेंगे आपको। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, तभी ये समास कंप्लीट होगा। अब देखो कैसे पहचानना है, मैंने ऊपर बताया ना आपको। अरे मैंने कहा ये शब्द आपके पास है और आपने पहचानना है इसमें कौन सा समास है। और सवाल ऐसे बनते हैं ना, प्रति आ रहा है ना आगे, देखो प्रति तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था। अजन्मा में क्या आ रहा है, आ रहा है, देखो आ। यथा संभव में क्या आ रहा है, यथा शब्द आ रहा है, ऊपर देखिए यथा आ रहा है। अनुरूप में क्या आ रहा है, तो अनु शब्द आ रहा है। भरपेट में भर शब्द देखिए, ऊपर भर शब्द आ रहा है। इस तरह से हम जो अव्ययी भाव समास है उसको पहचानते हैं। इसमें आपको विग्रह करना मतलब ज़रूरी नहीं है। अव्ययी भाव में आपको है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका विग्रह ज़रूरी करें, है ना। तो इस तरह से हमने पहला जो समास है वो पढ़ लिया है। अब अगले समास की ओर चलते। अगला जो समास है वो बच्चे आपका तत्पुरुष समास है। पहले हमने अव्ययी भाव में पूर्व पद की बात की थी, अर्थात इसमें क्या होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें मुख्यतः कारक आते हैं। कारक आप पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कारण से जब विग्रह करते हैं तो उसमें कारक आते हैं। जैसे बच्चे राजा का कुमार, यहाँ पे देखो विग्रह है, एक राजकुमार है ना, और उसका जब आप विग्रह करते हैं राजा का कुमार, तो इसमें क्या आ रहा है, कर्ता ने कर्म को कारण से, है ना, का के लिए ये जो है कारक है। धर्म ग्रंथ है, धर्म का ग्रंथ, तो ये भी क्या है, का है। तो आपको विग्रह करने भी, मतलब आप विग्रह करना तभी सीख पाओगे जब आपको संधियाँ आएंगी। आपको पता है दूसरे या जो तीसरा वर्ण होता है उसी में संधियों की पहचान छुपी होती है। दूसरे या तीसरे वर्ण में ही विग्रह करने की स्थिति रहती है। अब देखो रचनाकार, रचना को करने वाला क्या कहलाता है, रचनाकार कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, को शब्द है। तो यहाँ पे भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि तत्पुरुष में क्या होता है कि जहाँ पे हमें कारक मिलते हैं, है ना, कारक मिलते हैं, वहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाता है वो आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। बच्चे तत्पुरुष समास में अगर हम आगे बात करें कर्मधारय समास, इसमें मुख्यतः जो काम चलता है उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य। अब देखो मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें आप किसी की तारीफ़ करते हैं ना और वो गदगद हो जाता है। अब बच्चे कैसे करते हैं तारीफ़ वो भी देख लेते हैं, है ना। तो इसमें आपको पहले तो याद रखना है कि इसमें सवाल यहाँ से भी पूछा गया था कि उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य का संबंध किस समास में होता है, तो आपको कर्मधारय समास में रखना है। अब देखो चरण कमल, बच्चे हमने कमल की जो तुलना की है वो किससे की है, चरण की। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। अगर हमारा जो चेहरा है ना, चेहरा के साथ कुछ और भी जुड़ेगा, कि हम तुलना किसके साथ करेंगे, चेहरा, है ना, और फूल मान लीजिए, है ना, तो वो कर्मधारय समास में आता है। ठीक है, ये कनक लता। अब देखो कनक जो है उसकी तुलना किसके साथ की गई है, लता के साथ, मतलब दो चीज़ों की तुलना की हो जाएगी। अब देखो कमल नयन, अब आपको पता है जो नयन है, जो आंखें हैं, उसकी तुलना किसके साथ है, कमल के साथ है। मतलब कर्मधारय में
है ना, दो चीज़ों का जिक्र होता है। एक देखो हम बोलते हैं प्रिय, है ना, प्राण प्रिय किसको कहते हैं? प्राणों के समान, प्राणों के समान प्रिय हो। यहाँ पे बच्चे ऊपर जो कारक है ना, वहाँ कर्ता ने कर्म को कारण से यहाँ पे भी लग रहे हैं, परंतु इसमें तुलना ये है, इसमें क्या हुआ है कि मतलब तुलना हो रही है। देखो ये जो समान शब्द है, सी है, समान है, ये तुलना के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तुलना के लिए दो, है ना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक चंद्र है, एक मुख है ना, तो मतलब इनकी दोनों की तुलना की गई है, चंद्र की तुलना मुख से की गई है। अब देखो जब हम क्रोध आता है तो हमारे अंदर क्या जलती है? अग्नि जलने लगती है। इस तरह से जो हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अब द्विगु समास है। द्विगु अर्थात आप सभी जानते हैं जिसमें संख्या हो। देखो बच्चे सप्त सिंधु मतलब इसमें सात, है ना, सात सिंधुओं का समूह है, मतलब सात। आपको पता है कि मतलब संख्या जहाँ पे आती है वो आपके द्विगु आते हैं। दोपहर, अब देखो दो दो शब्द की बात कर रहे हैं। त्रिलोक मतलब तीन। यहाँ पे आपको ये मतलब जिसमें संख्या आती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। तिरंगा देखो तीन रंग, है ना, तो इस तरह से हमारा द्विगु समास भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। अब द्वंद्व समास पर बात करते हैं। बच्चे सबसे पहले एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, और अथवा या, है ना, लगना, इसमें लगता है। अगर ये भी आपको याद नहीं हो पाता है तो याद रखिएगा इसमें दिक्कत क्या है। इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले तो योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। अब देखो बच्चे ध्यान से देखो, आप देखो सुख का उल्टा क्या होता है? दुख होता है। गुण का उल्टा क्या होता है? दोष होता है ना। छल का उल्टा क्या होता है? कपट होता है। मतलब आपको इस तरह से द्वंद्व समास में देखने को मिलता है। बच्चे माता का उल्टा क्या होता है? पिता होता है ना। तो मतलब यहाँ पे सारा ठंडा का क्या होता है? तो गर्म होता है। तो मतलब इस समास में आप इस तरह के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अगले विकल्प पर चलते हैं, सॉरी बहुब्री समास पर चलते हैं। बहुब्री समास ये छठा उदाहरण है। और समास भी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास जिसमें इसमें आप याद रखिएगा तीसरा पद जो होता है ना वो कौन होता है? वो ईश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है, वो एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, और कौन हो सकता है? इन दो चीज़ों का आपको विशेष याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जितने भी आपको बहुब्री में उदाहरण मिलेंगे, लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं, क्योंकि गणेश भगवान है ना। तो भगवान है तो वो किस में आता है? बहुब्री समास में आता है। जो भगवान आपके भगवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, या है ना, या मतलब इसमें बहुब्री समास में एक तो ईश्वर को स्थान दिया जाता है, दूसरा एक महान व्यक्ति हो, है ना। इन दो चीज़ों को बहुब्री समास में देखा जाता है। देखो दशानन, 10 रावण को कहते हैं। बच्चे रावण एक महान व्यक्ति था, है ना, शिव भक्त था, तो इसलिए इसको देखो जितने भी है चक्र को है ना, चक्र है पानी में जिसके विष्णु को कहा जाता है, हनुमान को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है? एक महान व्यक्ति है। तुलसीदास क्या है? रामचरितमानस के लेखक है और एक महान कवि थे, वो भी आपके बहुब्रीहि समास में आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, एक तो कोई विशेष घटना हो, है ना, कोई विशेष घटना हो, या जो पंकज है। वैसे वैसे कमल का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? देवी देवता ही करते हैं ना, तो इसलिए इसका जो कमल है वो उपयोग उसके लिए किया जा रहा है, बहुब्री के लिए किया जा रहा है। पहले भगवान, कमल या विशेष घटना, है ना, ये सभी
और मालाएं वगैरह, है ना। ये सभी जो पॉइंट आते हैं, माला हो गया। अब देखो सर्प, सर्प को आप कैसे जोड़ते हैं? भगवान, है ना, शिव, आपको पता है उन्होंने क्या किया था? विषधर कहा जाता है उनको, विष को धारण किया था, है ना। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है, ये हो जाएगा, है ना। तो आसानी से आप बहुब्रीहि समास को भी याद कर पाते हैं। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला जो पॉइंट है ना, वो क्या है? मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये आती है ना, बहुत सारे बच्चे विवाद में फंस जाते हैं। दशानन मतलब 10, यहाँ पे तो संख्या आ रही है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो द्विगु समास में आता है। अरे कैसे आएगा? पहले आप जो महान व्यक्ति है उसको आप संख्या में रखेंगे ना। नहीं बच्चे, अगर मान लीजिए अब देखो चतुर्भुज है, मतलब इसमें भी चार है। कहते किसको है? गणेश को कहते हैं। मान लीजिए दशानन रावण को कहते हैं, है ना, जिसके 10 सिर है। तो बच्चे ये सबसे पहले बहुब्रीहि समास में आता है। अगर मान लीजिए यही विकल्प है, मतलब आपको याद रखना है कि भगवान से ये रिलेटिव चीज़ें हैं या महान व्यक्ति से रिलेटिव चीज़ें हैं, तो वो पहले बहुब्रीहि समास में आएगी। अगर बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं है, उसके बाद आपका जो उत्तर जाएगा वो आपका द्विगु समास में जाता है। ये विकल्पों पर आधारित होगा कि विकल्प किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि समास पढ़े, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, है ना, आपको समझ आ गया होगा। बच्चे देखो कुछ एक सवाल हम कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रैक्टिस करेंगे इन प्रश्नों की। जैसे लंबोदर है। बच्चे लंबोदर किसको कहा जाता है? आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये जो समास है ईश्वर से संबंधित है, तो ये कौन सा समास में जाएगा? एक सवाल आपसे ये है ना। अब देखिए अगला है जो अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये है नवग्रह में कौन सा समास है? अब देखो यहाँ पे द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। यहाँ पे देखिए वैसे बहुब्रीहि को हटाया गया है। ग्रह नवग्रह मतलब 9 जो ग्रह है ना, वो पहले भगवान, है ना, कहीं ना कहीं पर वो भगवान ही है। तो बहुब्रीहि में वो पहले आते हैं। अगर बहुब्रीहि में नहीं है तो दूसरे विकल्प में वो किस में आएंगे, वो आपको बताना है। अब देखो कन्यादान, बहुत बेहतरीन सवाल है। में कौन सा समास? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, है ना, द्विगु और कर्मधारय, है ना। कन्या का दान, आपको बताना है इसमें उत्तर क्या है। तो इस तरह से हमने आज समास को पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अगर समास पे ये जो टॉपिक है और पढ़ाने का जो सलीका है, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का अंत तक देखने के लिए।